हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और जियोपॉलिटिक्स के अंदर किस तरीके के जो बदलाव है वो हो रहे हैं। और ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं कि आप अभी तक हम ये देख रहे थे कि अमेरिका के द्वारा ही जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको बदला गया, लेकिन अब इसकी एक होड़ लग चुकी है और इसी होड़ में अब नाम आ रहा है रूस का। और रूस के द्वारा क्या किया गया है वो तो मैं आपको इसमें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कि अब रूस के द्वारा वही कार्य किया गया है जो कार्य भारत के द्वारा पिछले एक मंथ पहले किया गया। और आप मुझे भारत की उस कंपनी का नाम बताइए जिसके द्वारा यह कारनामा किया गया। और कारनामा क्या किया गया है? कारनामा किया गया है कि इन ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको ट्रैक करना और उनकी जो पिक्चर्स क्लिक करना और उनके जो संदेश होते हैं उनको इंटरसेप्ट करने का जो कार्य है वो किया गया है। और यही कार्य जो है अब रूस के कंपनी जो है, रूस के दो सैटेलाइट्स हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे इसमें आपको, उनके द्वारा किया जा रहा है। और इससे एक बहुत बड़ा संकट जो है दुनिया पर खड़ा हो चुका है। और ये जो संकट है, अगर आप इसको एक अलग तरीका से देखेंगे तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और रूस जो है उनके बीच साथ में एक बैकडोर जो है, एक अलग तरीका की जो डील है वो लगातार चल रही है। और दोनों जो देश हैं, आप जानते हैं कि वैसे अगर शीत युद्ध के बाद में अगर देखेंगे या फिर आप प्रथम विश्व युद्ध के बाद में देखेंगे तो ये दुनिया के अंदर दो ही ध्रुव उछल करके आते हैं। और ये जो दो ध्रुव थे, एक था जिसका रूस और एक था अमेरिका। और इन्हीं जो दो ध्रुव थे इनके साथ में जो तीसरा वर्ल्ड जो थे वो इनके पिछलग्गू बने हुए थे कि कुछ रूस के साथ रहेंगे और कुछ अमेरिका के साथ रहेंगे। लेकिन आज आपको पता है कि ये दोनों के दोनों जो दो ध्रुव हैं आज भी वो दो ही ध्रुव हैं। बाहर दिखाने के लिए आइडियोलॉजी के रूप में एक कम्युनिस्ट हो, एक कैपिटलिस्ट हो, लेकिन पीछे जो है वो अलग तरीका से चल रहा है। आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीका से एक क्रेमलिन मीडिया आउटलेट्स है वहां से जो है एक मीमो लीक होता है और बाद में उसका खंडन जो है रूस की एजेंसियों के द्वारा किया जाता है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि ब्लूमबर्ग के द्वारा उसको जो है अपने ही जो मीडिया स्पेस है वहां पर जगह दी गई और वास्तव में इसको एक बताया गया कि फेक न्यूज है, ये है वो है। लेकिन असल में क्या है? असल में ये कहानी आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप देखना कि जब ब्रिक्स का समिट होने वाला है और या आप ये देखना कि जून तक का आप वेट कर लीजिए, जून तक आप जानेंगे कि जो यूक्रेन रूस का जो युद्ध है वो खत्म हो जाएगा और एक पिक्चर जो है वो क्लियर होती हुई आपको समझ में आएगी। और ये आप देखेंगे कि अप्रैल के अंदर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो चाइना विजिट करने वाले, हो सकता है भारत भी विजिट करें। और उसके बाद में ये जो मैं कह रहा हूं ना ये थोड़ी सी क्लियर होगी। अभी तो आप इसका सोच सकते हैं कि हो सकता है कि यार ये सत्य है या असत्य है, लेकिन आप ये समझिए कि कुछ तो ऐसा है कि जिस पर विचार करने योग्य है। आइए देखते हैं कि रूस ने क्या किया है। लेकिन इस पर हम आगे बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा। और ये जो दो प्रश्न हैं आपको अपने सामान्य जीवन में भी, और आप अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ऑर्बिटल शैडोइंग यानी कि कक्षीय छायांकन के संदर्भ में ये विचार कीजिए। ये तीन स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसमें हमलावर उपग्रह लक्ष्य उपग्रह के साथ भौतिक रूप से फिजिकली कोलिजन करता है, क्या ऐसा है? दूसरा विकल्प देखना। दूसरा स्टेटमेंट है, यह तकनीक केवल लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट के जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं क्या उन पर लागू होती है? तीसरा देखना, इसका उद्देश्य है लक्ष्य उपग्रह के रेडियो फ्रीक्वेंसी संकेत यानी कि आरएफ सिग्नल्स को जो है इंटरसेप्ट करना और बाद में उनको डिकोड कर लेना। ठीक है, आगे देखना, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। हाल ही में चर्चा में रहे लुच फर्स्ट और लुच टू यानी कि LUCH-1 और LUCH-2 जो है, ये लूच 1 और लूच 2 जो है क्या है, ये आपको विचार करना है। और आपके विकल्प दिए गए हैं, नासा के नए मून मिशन है ये, दूसरा है रूस के शैडो सैटेलाइट्स हैं ये, और तीसरा है यूरोप के एनक्रिप्शन सिस्टम है ये, और चौथा है भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल है ये। तो अब आपको अपने आंसर जो है अपने मन में सोच लेना है। या तो आप इसके आंसर जानते होंगे, अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको जो मैं बता रहा हूं अभी ऊपर की स्लाइड वहां पर, नहीं तो सबसे अंत की जो स्लाइड है वहां पर आपको इसके जो विस्तृत आंसर मिल जाएंगे। तो आइए थोड़ा पहले प्रिसिजन में देखते हैं। और आप जानते हैं कि ये रूस के यूरोपियन उपग्रह जो है और इनका जो है शैडो सैटेलाइट है रूस के द्वारा छोड़े गए। तो एक का तो आपको आंसर मिल गया है यहीं से। आगे देखेंगे, रूस की नई चाल है ऑर्बिटल शैडोइंग यानी कि ऑर्बिटल शैडोइंग क्या है? ये है एक तरीका से एक जो ओरिजिनल सैटेलाइट होता है, ये जो लुच है यानी कि ये इंटरसेप्ट करेगा और उसके साथ में जो है क्या करेगा, उसकी जितनी स्पीड है उतनी ही स्पीड में उसको जो है छाया के रूप में उसके साथ साथ जो है चलता रहेगा। और क्या करेगा, उसके सिग्नल्स जो होंगे उनको इंटरसेप्ट करेगा और इस इंफॉर्मेशन को रूस के जो सर्वर हैं वहां पर भेज देगा और वो इसको क्या कर लेंगे,
डिकोड कर लेंगे। आगे देखेंगे ये कार्य करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर जो सिग्नल आते हैं उनको इंटरसेप्ट कर लेता है। अब आप कहोगे कि सर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अभी भी, हाँ, ये जो यूरोप के जितने भी सैटेलाइट छोड़े गए थे बहुत पुराने हैं, और पुरानी जो टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कि हर 10 साल में सब आउटडेटेड हो जाता है। जो आज आप देख रहे हैं वो आने वाले समय में आउटडेटेड हो जाएगा, और जो आप आगे देखेंगे वो आने वाले 20 साल में आउटडेटेड हो जाएगा। तो दुनिया इस तरीके से बदलती है। लेकिन ये सैटेलाइट बहुत पुराने हो चुके हैं, और अब इनको जो है जो रूस है और चाइना की भी जो सैटेलाइट्स हैं, खासकर ये जो इन ऑर्बिटर सैटेलाइट जो होती हैं, ये उनको लगातार डिकोड कर रही हैं। अच्छा, ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? यूरोप के ऊपर दबाव बनाना। आप जानते हैं कि यूरोप के जो कंट्री है वो अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं, और अमेरिका चाहता है कि आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो रूस के द्वारा, क्योंकि देखो रूस का डर हमेशा से रूस का जो डर है वो हमेशा से अमेरिका ने पूरे यूरोप को बांटा है। नाटो का निर्माण हो या फिर पूरी तरीका से अपने ऊपर उनका जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम का भी डेवलप ही नहीं होने दिया अमेरिका ने। यानी कि आप सोचते होंगे कि लगभग 27 से 28 ट्रिलियन डॉलर की जो ये पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था है यूरोपियन यूनियन के, वो पूरी तरीका से अमेरिका के इकोसिस्टम पर निर्भर है। वो आज तक कुछ नहीं कर पाए, और ऐसा ही उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको कमजोर करके रख दिया। जहां पर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन की जो आर्मी थी पूरी दुनिया में अपने उसके लिए जानी जाती थी, आज वो अपने अस्तित्व के लिए जो है वो जूझ रहे हैं। ये किसकी देन है? ये अमेरिका की देन है। और आज अमेरिका क्या कर रहा है? आज अमेरिका रूस के द्वारा उनको इस तरह से पुश कर रहा है कि देखिए आप जो भारत की ओर जा रहे हैं, आपको अमेरिका के ही पाले में जाना पड़ेगा। कौन बचाएगा? अमेरिका बचाएगा। अब सोचिए इस बात को। तो यही है वो सारा ये जो मैं आपको खेल बता रहा हूं जियोपॉलिटिक्स का। कमजोर एन्क्रिप्शन है। कमजोर क्यों है? क्योंकि आउटडेटेड हो चुका है, बहुत पुराने हैं। आगे देखना, सुरक्षा जोखिम और भारत की स्थिति, रणनीतिक खतरे। यानी कि अगर ये सारा कुछ होता है, देखिए जो पुराने सैटेलाइट्स हैं, अगर ये यूरोप के सैटेलाइट्स हैं, उनको जो अगर ये इस तरीके से हैम्पर कर रहे हैं तो ठीक है। एक तो जो डिजिटल सॉवरेनिटी तो ठीक है, अलग है, लेकिन अगर ये जो सिग्नल्स है इनको इंटरप्ट कर दिया जाता है, देखो इंटरसेप्ट करा जा रहा है, समझ में आ रहा है। इंटरसेप्ट करके तो आप ठीक है सूचना ले रहे हैं, अगर इंटरप्ट कर दिया, इंटरप्ट करने पर तो सभी, अभी हमारे साथ भी हो सकता है। अगर भारत के साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा देखना। हमारी, आप जानते हैं कि आज इंटरनेट की वजह से जो सैटेलाइट्स हैं उनके साथ ही जो प्रिसिजन हमारी मार्किंग होती है वो इंटरनेट और सैटेलाइट की वजह से है। अगर सैटेलाइट को इंटरप्ट किया जाता है तो हम पंगु बन जाएंगे। दूसरा है वित्तीय प्रणाली। आप जानते हैं कि आज इंटरनेट की क्या भूमिका है, और ये सारा का सारा जो है इनमें किस तरह से सैटेलाइट्स की भूमिका है। तो वित्तीय प्रणाली जो है वो बाधित हो जाएगी, और आपातकालीन जो सेवाएं हैं उन पर असर पड़ेगा। एक तरीका से सोचिए कि कोई भी, यानी कि एक तरीका से सोचिए कि कोई भी देश जो है वो पंगु बनाया जा सकता है आर्थिक रूप से, और सामाजिक और सुरक्षा की वजह से भी ये सारे कार्य कर सकता है। और इसकी चाबी अगर किसी के हाथ लग जाए, और वो भी रूस और चीन जैसे जो देश हैं, क्योंकि मैं जैसे देश क्यों बोल रहा हूं उसका कारण समझिए। ये दोनों जो देश है अपने आप में वन मैन आर्मी है, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि इनको जाकर के पार्लियामेंट में विपक्ष की भी कुछ सुनना है, नहीं। अगर अपना जो इनका अस्तित्व खतरा आएगा तो उसके लिए फिर कुछ भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब अस्तित्व खतरा आता है तो इंसान कुछ भी करता है। आगे देखना, ये जो जासूसी उपग्रह है, ये तकनीकी और कानूनी पहल इनका आप देखेंगे तो ये जाते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल, यानी कि जो जियो स्टेशनरी जो होते हैं वो लगभग कितना 35,786 या लगभग 36,000 के आसपास इतने किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। अच्छा, जियो स्टेशनरी में स्टेशनरी शब्द से ये मत सोच लेना कि ये रुके हुए हैं। ये रुके हुए नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इससे लोगों को कि ये तो स्टेशनरी आ रहा है तो रुके हुए नहीं है। यानी कि इनकी जो स्पीड है वो इतनी ही है जितनी की अर्थ की रोटेशन की है। इसका मतलब है कि जब समान स्पीड, जैसे आप सोचिए कि आप दो व्यक्ति हैं साथ साथ भाग रहे हैं, या दोनों जो व्यक्ति हैं दोनों स्कूटी साथ चला रहे हैं, तो आपको स्थिरता मालूम होती है ना कि दोनों साथ चल रहे हैं, लेकिन क्या दोनों स्थिर हो? आप नहीं हो, बल्कि क्या हो, दोनों ही जो है मूविंग कर रहे हो। तो उसी तरीका से ये मूविंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो अर्थ की स्पीड के साथ ऐसा है कि आपको स्टेशनरी जैसे लगते हैं। आइए अब आता है लुच 2 और लुच 1 जो है वो सैटेलाइट्स है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्या है, स्पाइंग सैटेलाइट्स है। किसकी है? रूस की है। इनका आउटर स्पेस ट्रीटी जो है, अब ये भी आता है कि देखिए जो मैंने शुरू में बोला कि जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था वो ट्रीटीज के द्वारा ही तो निकलता था। अब जो पुरानी ट्रीटी है वो कोई मानता ही नहीं, अमेरिका ही खुद नहीं मानता। उन्होंने किस तरीका से जानते हैं कि एक राष्ट्रपति को उठा करके ले गए, तो वो वर्ल्ड ऑर्डर तो खत्म हो चुका है। अब जो 1967 की जो आउटर स्पेस ट्रीटी थी उसके अंदर आप जानते हैं कि कोई समझ भी नहीं सकता था कि आने वाले समय में
1967 में कौन जानता था कि कभी ऐसा भी होगा कि एक स्पाइंग सैटेलाइट आप ऊपर भेज देंगे और उसकी स्पीड इतनी कर देंगे कि जितना आपकी एक सैटेलाइट जो घूम रही है और उसके साथ में वो स्टेशनरी हो जाए। सोचिए इस बात को, तो ये कभी सोचा ही नहीं था। तो आप समझिए कानून के अंदर क्या है, झोल है और ये कमी है कानून के अंदर, क्योंकि अगर रूस ऐसा कर रहा है तो वो ये भी कह देगा देखो मैं तो किसी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, पता ही किस कानून में ऐसा लिखा हुआ है। तो दूसरा बात यह है कि किसी तरीका का ये फिजिकल कोलिशन है ही नहीं, इसका मतलब कोई डैमेज तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। नहीं समझे आप? सोचिए, समझिएगा अभी देखिए ये क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि देखिए कौन सी ऐसी ट्रीटी है जो मैं ऐसा कर रहा हूं तो उसको इलीगल ठहराएगी। दूसरा, मैंने किसी की सैटेलाइट को कोलिजन यानी कि तोड़ा फोड़ा तो है ही नहीं। भाई क्या कर रहे हैं, वो तो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। समझ गए मेरी बात? हाँ ये जरूर है, ये क्षमता उसमें है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन करा नहीं है। करा क्या है, अभी इंफॉर्मेशन की जरूरत तो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आगे देखना, भारत इन ऑर्बिटल स्पाइंग, भारत ने अभी पिछले ही मंथ, आप उसका नाम लिखना गूगल करके कि जो इन ऑर्बिटल स्पाइंग सैटेलाइट जो है भारत ने छोड़ा और जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उसकी जो पिक्चर्स हैं वो कैप्चर करके भारत भेजी हैं। और तीसरी जो सबसे मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये सारा हुआ है किससे, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्यों? क्योंकि आप देखो जो जमीन के अगर भारत जैसे अर्थ है, अर्थ के यहां से अगर सिग्नल देकर वहां अगर आपको पिक्चर कैप्चर करनी है तो वहां पर आप सोचिए अगर थोड़ा सा मिली सेकेंड का भी अगर गैप रहता है तो उस तरह की पिक्चर आएगी नहीं, क्योंकि मूविंग है, सब कुछ मूविंग है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेशन डालना पड़ेगा, क्योंकि लेटेंसी आएगी नहीं। तो यहां से अगर सिग्नल भेजोगे तो लेटेंसी आएगी। तो उसके अंदर यह सिस्टम डाला गया था कि वो अपने आप ही डिसीजन लेगी, हाँ अब अच्छा रिजोल्यूशन है, तुरंत एक पिक्चर कैप्चर कर लेगा। समझिए इस बात को। तो उसका नाम आप लिखेंगे कि ये क्या था, भारत ने अभी एक ही महीना भी उसका हुआ नहीं है तो बताएंगे। और मैंने आपको बताया कि आउटर स्पेस ट्रीटी जो है उसकी अपनी जो सीमा है वो क्या है कि उसमें ऐसी कभी कल्पना की ही नहीं गई थी कि कभी ऐसा भी होगा कि ऊपर जाकर के कोई ऐसा स्पाइंग करेगा। हाँ उसमें बताया गया था कि देखिए ऊपर कोई भी किसी तरीका के जो परमाणु हथियार हैं वो सब कुछ नहीं ले जाएंगे, ऊपर का जो स्पेस का जो है आप उसका युद्धकरण नहीं करेंगे, ऐसी बातें थी। लेकिन बात वही है कि कौन मान रहा है, क्योंकि ताकतवर जो होते हैं उनके लिए कानून नहीं होते, कानून हमेशा कमजोरों के लिए बनते हैं, कानूनों की मांग भी कमजोर लोग करते हैं, याद रखना इस बात को। जो ताकतवर होते हैं ना वो तो कानून उनके लिए हैम्पर करते हैं उन्हें, और जो कानून ना हो तो ज्यादा बेहतर है उनके लिए। तो आइए देखते हैं रूस की कार्रवाई। मीडिया रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस असेसमेंट के अनुसार रूस ने विशेष उपग्रह जो है स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट जो है वो तैनात किए हैं। ये उपग्रह यूरोप के उपग्रह निगरानी कर रहे हैं और उनके लिए संचार यानी कि कम्युनिकेशन जो है उसको डिकोड कर रहे हैं, और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पहुंचा रहे हैं, रूस के पास पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर रसिया है और ऊपर जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या है, देखना ये है ओरिजिनल सैटेलाइट, तो इसकी एक क्या बन करके, एक छाया बन करके यानी कि उसकी शैडो बन करके बिल्कुल उसी स्पीड से उसके साथ साथ ये चल रहे हैं, ताकि जो रिसीव होते हैं ना सिग्नल वो उनको क्या कर सके, इंटरसेप्ट कर सके। और इसको इंटरसेप्ट करके क्या कर रहा है, रसिया के जो सर्वर है उनको भेज रहा है। ये बड़ी समस्या है। आगे देखना, नाटो की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है और अंतरिक्ष में जासूसी स्पेस एस्पियोनेज का एक नया जो रूप है वो इसको माना जा रहा है। और आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे ये, हाँ वही मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि यूएसए चाहता है कि ये अपनी जीडीपी का 2 से 5% जो है वो नाटो के लिए क्या करें, कंट्रीब्यूट करें। क्या करें, कंट्रीब्यूट करें। अब ये तो इनकी क्षमता नहीं है, इन्होंने तो अपने यहाँ पे सोशल वेलफेयर यानी कि एक तरीका से इतना चलाया हुआ है कि अब इनकी क्षमता ही नहीं बची इतना खर्च करने की। लेकिन अब अमेरिका जो है रूस के द्वारा इनको इतना ज्यादा मजबूर कर देगा कि इनको नाटो में पैसे या तो डालने पड़ेंगे या पूरी तरीका से अमेरिका के नीचे आ जाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? तो यही अमेरिका और ये दोनों देशों की चाल है। आप याद में देखो, लड़ाई जब आपको पता चलेगी ना, जब आउटकम्स आएंगे इसके, रूस और अमेरिका साथ खड़े हुए मिलेंगे। कारण क्या है, कारण है दोनों के दोनों ही एक अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका और रूस ये दो ही ध्रुव थे और आज भी दो ही ध्रुव हैं। याद रखना है, जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, चाहे चाइना हो या तो ये यूरोप के कंट्री हो या तो भारत हो। भारत तो पहले भी नेम चलाता था, आप जानते होंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट। लेकिन आज भारत का जो नेम है वो थोड़ा सा अलग है, यानी कि अब भारत का जो नेम है वो है कि हम सबके साथ अलाइन करेंगे, नॉन अलाइन नहीं, सबके साथ अलाइन करेंगे। क्लियर है? आइए, शैडो सैटेलाइट्स यानी कि जैसा आपको ये तो जान गए हैं आप, ये दोनों उपग्रह जो हैं ये किसके हैं, ये रूस के हैं। और ये भी आप जान गए होंगे कि यहां पर जो है ये अटैकर जो ये अटैकर भी कर सकते हैं, याद रखना, इंटरसेप्ट भी कर रहेंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो ये अटैक भी कर सकते हैं। आगे देखना,
ये उपग्रह जो है लक्ष्य टारगेट के बेहद करीब जाकर के उसी के ऑर्बिटल में उसी तरीका की उसी गति से जो है चलते हैं, एक छाया बन करके। इसको बोलते हैं शैडो ऑर्बिटिंग या शैडो सैटेलाइट्स, जिस ऑर्बिटल शैडोइंग कहा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल शैडोइंग कहा जाता है। इंटरसेप्शन तकनीक ये कैसे काम करती है? काम ऐसे करती है, जो साथ साथ चलेगा। अब यहां पर ये है और यहां पर दूसरा है स्पाइनेस। अब ये जो सिग्नल है क्या है देखना, यहां पर जो है ग्राउंड स्टेशन है, यहां सिग्नल क्या है भेजेगा ये, और फिर क्या करेगा, सिग्नल जाएंगे वापस आएंगे। आप जानते होंगे सिग्नल क्या होते हैं, इन और आउट, इस तरीका से होते हैं। तो इन होगा आउट होगा, तो उन्हीं को क्या करेंगे, जब इन आउट होगा तो ये जो होगा ये क्या करेगा, उस सर्वर, ये जो आने वाले जो दोनों सिग्नल्स हैं इनको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट करके इसे डिकोड करेगा और जो रूस के अंदर लगे हुए हैं सर्वर, उनको क्या करेगा, वो भाषा भेज देगा। और रूस के पास इनकी पूरी की पूरी जानकारी होगी कि इनके बीच में क्या बातें हो रही है, क्या सब चल रहा है, डिफेंस में क्या हो रहा है, नाटो के बीच क्या हो रहा है। तो आप समझिए ये सब कुछ, कब छुपा कुछ भी नहीं है। फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं किया है, लेकिन करने की क्षमता जरूर है, याद रखना। अपलिंक डाउनलिंक बोलते हैं इसको, जो मैं अभी बता रहा था कि जमीन पर जो है अपलिंक और डाउनलिंक, यानी कि अपलिंक क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है ये अपलिंक, ये है डाउनलिंक। और इन्हीं को जो इंटरसेप्ट करके क्या करते हैं, सूचना जो है डिकोड कर लेते हैं। ग्राउंड स्टेशन और सैटेलाइट्स के बीच हो रही बातचीत और उनका जो डेटा है उसको जो है कमांड को चोरी कर सकते हैं और पूरी तरीका से। अच्छा, वो याद रखना जो मैंने शुरू में बताया था कि जियो स्टेशनरी, जियो जो होता है ना, उसको आप स्टेशनरी मत मान लेना। वो 36,000 या एग्जैक्ट अगर 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये स्थिर होता है ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना ये प्रतीत होता है, लेकिन ये क्या है, उसी गति से चल रहा होता है जिस तरीका से, जिस गति से अर्थ चल रही है। क्लियर? अच्छा, जियो स्टेशनरी क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? टेलीकम्युनिकेशन हो, वाटर मॉनिटरिंग हो, आदि आदि, इन सब के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कमजोरी क्या है? चूंकि उपग्रह जो है एक ही जगह स्थिर है, ये एक जगह स्थिर है, ये मत मान लेना गलत लिखा हुआ है, एक जगह स्थिर नहीं है, गति जो है उस तरीका से है। लेकिन वो है शैडो सैटेलाइट जो है वो उतनी ही गति प्राप्त कर लेता है ताकि वो उसी गति से चल सके। ये याद रखना क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूरोप की कमजोरी, पुराने उपग्रह, ये यूरोप के जो पुराने उपग्रह हो चुके हैं, जो शुरू में मैंने बताया है, इसीलिए आज जो है ये वीक हो चुके हैं, इनका कोई इंक्रिप्शन है नहीं, इसीलिए इनको डिकोड करना आसान है। यूरोप के कई उपग्रह काफी पुराने हो चुके हैं और इनको जो है, जैसा मैंने आपको बताया, इनका जो इंक्रिप्शन है बहुत ज्यादा वीक है। अब वो रूस को रोक नहीं पाएंगे इसे डिकोड करने में। खतरा कितना बड़ा है? खतरा कितना बड़ा है, जैसा शुरू में मैंने बता दिया। एक तो इंटेलिजेंस रिस्क है, भी अपना जो डिजिटल इनकी सॉवरेनिटी है वो बिल्कुल खत्म है। जैमिंग एंड स्पूफिंग, आप जानते होंगे कि जब चाहे रूस जो है पूरी तरीका से इनको जैम कर सकता है, जिससे इनका हेल्थ केयर से लेकर के एविएशन हो या फिर बैंकिंग सिस्टम हो, सब पूरी तरीका से जाम हो जाएगा। और एक है स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी। आप जानते हैं कि आज हमारी प्रिसीजन अटैक के लिए नाटो हो या फिर कोई भी दुनिया की आर्मी हो, वो अपने प्रिसीजन अटैक के लिए सैटेलाइट्स का यूज करता है। और उसको जो है रूस क्या, देखो अमेरिका हो, रूस हो, भारत, तो भारत ने भी, मैंने जैसे बताया है, ये 4 कंट्री है जिनके पास ये क्षमता जो है। आगे देखना, युद्ध का नया मैदान, अंतरिक्ष स्पेस न्यू बैटलफील्ड। और जिस तरह की मैंने बताया था कि 1967 में जो ट्रीटी आई थी, अब वो ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है क्योंकि कोई वर्ल्ड ऑर्डर बचा ही नहीं है। अब इसका जो स्पेस में मिलिटराइजेशन होना ही है। और मैं बताऊं ना, ऐसा हो भी क्यों रहा है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अमेरिका का एक गोल्डन डोम प्रोजेक्ट है, जैसा आयरन डोम है ना इजराइल को दिया हुआ है, उसी तरीका से गोल्डन डोम प्रोजेक्ट है, जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो सैटेलाइट बेस ही होने वाला है। क्योंकि अगर उनका जो रडार सिस्टम जमीन पर होगा तो लेटेंसी की वजह से जो आईसीबीएम जो होती है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उनको वो पकड़ ही नहीं पाता। इसीलिए जो है जब तक आप सैटेलाइट बेस बनाओगे नहीं, तब तक आप आईसीबीएम को रोक नहीं पाओगे। और अमेरिका चाहता है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ऐसा हम करें आने वाले भविष्य में। अब जानते हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए देश जो है वो स्टेप ले नहीं होंगे उसको, तो देश जो है वो स्टेप ले रहे हैं, बस उसका ही एक, आप सोचिए कि आगे का एक स्टेप है ये। आज नेविगेशन, सर्वेलेंस और प्रिसीजन वारफेयर जो पूरी तरह से सैटेलाइट पर निर्भर है, जो मैंने बताया। अब काइनेटिक जो है, जैसा कि आपको जानते होंगे कि नीचे से मिसाइल मारकर ऊपर जो है सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसमें अलग तरीका की चुनौतियां हैं। क्लियर? क्योंकि आप जानते होंगे ना कि एक आउटर स्पेस के अंदर किसी भी कक्षा में एक सैटेलाइट छोड़ना अपने आप में कितना जटिल होता है। उसकी सेकंड सेकंड की मॉनिटरिंग होती है, अलग अलग स्टेप, बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। तो भाई ये काइनेटिक तरीका से तो सैटेलाइट डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। दूसरा बचता है नॉन काइनेटिक, क्या, जो कि अभी ये किया गया है कि उनका इंटरसेप्ट करो, जैमिंग करो, स्पाइंग जो है, स्पूफिंग करो, ये सारा कार्य करने के लिए स्पेस में ही अपनी एक सैटेलाइट छोड़ दीजिए। और वही जो है अब चल रहा है। इन ऑर्बिटिंग स्पाइंग जो है, ये कैपेबिलिटी जो है भारत के पास है, जो पिछले महीना हुआ है। और चाइना है, रूस है
और अमेरिका है। अब ये जो है आने वाले समय में एक होड़ लग जाएगी और ये आने वाले समय में बड़ी समस्या क्रिएट करने वाला है। आगे देखना, भारत के पास अब ये क्षमता आ चुकी है और अपने आप में बड़ी बात है। और काउंटर मेजर्स ये लेने होंगे, जो काउंटर मेजर्स मैंने बताए हैं आपको कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जो है इसको बढ़ाना होगा और डिफेंस स्पेस बजट जो है इसको बढ़ते हुए आप देखेंगे भारत का भी बढ़ा है। और IIRIS जो है सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको डेवलप करना पड़ेगा। और ये भी कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सैटेलाइट.com सरकारी संचार सुरक्षित पहल जो है उसकी शुरुआत है और आने वाले समय में आपको ये सारे के सारे सैटेलाइट हटाने पड़ेंगे और ऐसे सैटेलाइट भेजने पड़ेंगे कि जो इंक्रिप्शन जिनका जो है 1 to 1 होना चाहिए, तो तब जाकर के बच सकते हैं। या फिर आप डिटरेंस पैदा कर लीजिए कि आप हमारा कर सकते हो तो हम आपका कर सकते हैं, तो दूसरा यही तरीका है, तो वो ज्यादा सुरक्षित है। भारत ने इसीलिए ये सब किया है। भविष्य में पुराने जो लिगेसी सैटेलाइट्स को हटाकर नए सिक्योर सैटेलाइट्स पर, और ये अपना में बहुत बड़ा बजट है, याद रखना इस बात को। जितने सैटेलाइट्स हैं, अच्छा बजट तो ठीक है करना पड़ेगा, साथ ही साथ में टेक्निकल चुनौती बहुत ज्यादा है। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है कि बहुत ज्यादा मलबा जो है वो स्पेस के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। आप जानते हैं 13,000 मीट्रिक टन, जो गूगल करके पढ़ना, इतना सारा जो डेबरी है वो ऑलरेडी इकट्ठा है स्पेस के अंदर। और उनसे चुनौती ये नहीं कि स्पेस के अंदर वो इकट्ठा है, चुनौती ये है कि अगर इतना मटेरियल इकट्ठा हो रहा है तो कभी ऐसा ना हो कि किसी सही सैटेलाइट से जाकर के वो टकरा जाए और उसको डैमेज कर दे, तो एक बहुत बड़ी समस्या। और अच्छा, उसको अर्थ पे लाना है तो उसके लिए अलग तरीका की चुनौती है, उनको लाया कैसे जाए, उसके खर्चा बहुत ज्यादा होगा। तो ये नीचे लाना, फिर इनको ऊपर भेजना, इनक्रिप्ट करना, ये बहुत चुनौती है। तो बेहतर कब दुनिया क्या करेगी? दुनिया करेगी डिटरेंस। और डिटरेंस क्या है? इसी तरीका के जो इन ऑर्बिट जो स्पाइंग जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करेगी और ये एक होड़ लगने वाली है। अब देखना यही है कि जो WMD वही है मास डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए सब ट्रीटी की गई थी, जिससे आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, और 100 से ज्यादा देश हैं इसको हस्ताक्षर करे हुए हैं। जासूसी यानी कि एस्पेनेज या ये सारे के सारे जो उसमें नहीं है, क्योंकि उस समय में कोई सोच नहीं सकता था कि कभी ऐसा भी होगा कि इस तरह की सैटेलाइट छोड़ी जाएंगी। तो 1967 के अंदर ये सब नहीं डाला गया। रूस ने उपग्रह को तोड़ा नहीं है, इसलिए कहेगा कि भाई मैंने तो ऐसा कोई उल्लंघन करा नहीं है। तो ये है। आइए आपने दोनों जो प्रश्न है उनके उत्तर देख लीजिए, वैसे पता चल गया आपको। केवल तीसरा कथन जो है वो सही है, यानी कि ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर नहीं है बल्कि ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर है। बी विकल्प जो है रूस के दूसरा जो क्वेश्चन है उसका बी विकल्प सही है। रूस के शैडो सैटेलाइट्स हैं ये, और स्पेस वार की पूर्ण शुरुआत नहीं है, लेकिन स्पेस एस्टोनेज जो है उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस तरह के एस्टोनेज सैटेलाइट छोड़ना आसान है, और ऊपर से वो मलबा हटाना और नीचे ला करके वो सारा जो है इकट्ठा करना, ये अपने आप में बहुत जटिल है। तो फ्रेंड्स, आज का यही था। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम प्रताप है और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें अभी। टेलीग्राम से आप मुझे जुड़ जाएं। जितनी PDF है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये प्लस जितने भी चैनल्स हैं उनकी जितनी भी वीडियोस हैं उनके लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल चैट करना चाहते हैं और अपनी जो कोई समस्या है उसका समाधान चाहते हैं तो टेलीग्राम, अच्छा इन सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये, और एक लास्ट है कि अगर आप मेरा स्टैटिक GS का पोर्शन पे अगर वीडियो मटेरियल चाहते हैं तो मेरी ऐप है जिसका नाम है PRS ऑफिशियल। ये आपको iOS और एंड्रॉइड दोनों पर उपलब्ध है। तो यहां पर मैंने छोटे छोटे से कोर्स बना करके रखे हुए हैं, 300 400 रुपए की उनकी कीमत है। डाउनलोड करके आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं, जिसमें मैंने अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। जैसे कि हिस्ट्री को 4 से 5 भागों में डिवाइड कर दिया है, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इस तरीका से। और इसी तरीका से जैसे ज्योग्राफी है उसको इंडियन हिस्ट्री, और ज्योग्राफी को उसी तरीका से मैंने डिवाइड कर दिया है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसी तरीका से एथिक्स, उसी तरीका से इकोनॉमी। इनके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं और प्राइस बहुत मिनिमम रखा हुआ है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करके हमारा हेल्प कर सकते हैं और ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो करंट प्लस ये मैं आपको यहाँ पर स्टैटिक पढ़ा रहा हूँ, और इसी के साथ साथ अगर आप वो इस PDF पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही। आपने लेक्चर यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।